मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कई विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक छोड़कर बीजेपी दफ्तर में आयोजित डिनर में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से नदारद रहे बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायक बीजेपी दफ्तर में हुए डिनर में नजर आए। बीजेपी दफ्तर में इन विधायकों की मौजूदगी से सियासी गलियारों में अटकलें अब तेज हो गई हैं। ये साफ हो गया है कि हवा अब सत्ता पक्ष की ओर बह रही है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम आला नेताओं से मुलाकात के बाद बाहर निकले इन सभी विधायकों ने साफ किया कि वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट करेंगे। एसपी, बीएसपी और निर्दलियों के इस रुख से एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा सख्ते में है। हालांकि सियासी गणित के लिहाज से देखें तो एक बात साफ है कि राज्यसभा में बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाना तय है। दरअसल 18 जून को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले 17 जून की शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सभी विधायकों के लिए डिनर आयोजित किया गया था। इसमें दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर, बीजे पांडा समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस डिनर के दौरान बीएसपी के दोनों विधायक रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी दफ्तर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश बबलू भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। निर्दलीय विधायकों में सुरेंद्र सिंह शेरा और विक्रम राणा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। ये सभी विधायक बुधवार दोपहर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक से नदारद रहे। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 24 सीट रिक्त हैं। 2 सीट विधायकों के निधन की वजह से रिक्त हुई हैं, जबकि 22 सीटों पर कांग्रेस विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। सीटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के 114 में से 22 विधायक कम हुए हैं, तो मौजूदा आंकड़ा 92 है, जबकि बीजेपी के 107 विधायक हैं। 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी का विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 52 वोट चाहिए। इस लिहाज से बीजेपी को 2 सीट मिलना लगभग तय है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट ही आ सकती है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि जब एक प्रवक्ता ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो उन्हें तत्काल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संजय झा कांग्रेस के बेहतर पैनलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से न सिर्फ कुछ सवाल पूछे बल्कि चीन मामले पर भी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। ये बात गांधी वाड्रा कांग्रेस को चुभ गई और उन्हें पार्टी के पदों से हटा दिया गया। इस बाबत जारी लेटर में कहा गया कि ये निर्णय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लिया है। साथ ही पार्टी ने अपने नेशनल मीडिया पैनलिस्ट्स की सूची में अभिषेक दत्त और साधना भारती को शामिल किया है। हाल ही में संजय झा ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। वहीं जारी लेटर में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इस चिट्ठी को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया। संजय झा ने ट्वीट कर कहा, ये समय चीन के खतरनाक अतिक्रमण के खिलाफ भारत में बिल्कुल परिपक्व राजनीतिक एकजुटता का है। मोदी जी ने हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार के बारे में अतीत में कई बार अपमानजनक बातें कही, जिसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हमें इससे ऊपर उठना है, हमें बदलना होगा, हमें एकजुट होना है। चीन की विदेश नीति में धोखेबाजी और धूर्तपने का कितना अहम किरदार है, ये एक बार फिर से दिख रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमले के बाद अब चाइना के विदेश मंत्री वांग यी आगे का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत इसे स्थानीय स्तर पर अचानक पैदा हुई परिस्थिति नहीं मानता है, बल्कि इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश साफ झलकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि विवाद निपटने के रास्ते पर था कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में हमारे हिस्से की एलएसी पर ढांचा खड़ा करना चाहा। ये विवाद की जड़ बना और चीन ने पूरी तरह सोची समझी और योजना बनाकर कार्रवाई की, जिससे हिंसा हुई और दोनों ओर से सैनिक शहीद हुए। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष से साफ कहा, इससे स्पष्ट होता है कि चीन यथा स्थिति में परिवर्तन नहीं करने को लेकर
हमारे बीच बनी सभी सहमतियों का उल्लंघन कर जमीनी हकीकत बदलने का इरादा रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इस अनचाही गतिविधि का द्विपक्षीय संबंध पर गंभीर असर पड़ेगा। वक्त का तकाजा है कि चीन अपनी कार्रवाइयों पर फिर से विचार करे और सुधार की दिशा में कदम उठाए। विदेश मंत्री ने गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी झड़प के खिलाफ चीन के सामने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिरोध दर्ज कराया है। इसमें कहा गया कि विदेश मंत्री ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डी-एस्केलेशन के एजेंडे को तय किया था, जिन्हें लागू करने के लिए पिछले हफ्ते ग्राउंड कमांडर्स के बीच लगातार बातचीत हुई। बातचीत में दोनों पक्षों ने खूनी संघर्ष से पैदा हुई गंभीर परिस्थिति से पार पाने के लिए मिलिट्री कमांडर्स के बीच हुई बातचीत में बनी सहमति के मुताबिक आगे का रास्ता तय करने पर हामी भरी। ध्यान रहे कि सोमवार को हुई खूनी झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह हालात तब रहे जब भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीनी सैनिकों की संख्या 5 गुना थी। दरअसल चीनी विदेश मंत्री बातचीत के जिस मौजूदा तंत्र की बात कर रहे हैं, उसी के तहत 5 मई की पहली झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच करीब 15 दौर की बातचीत हुई। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पीछे बुलाकर डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू करने को राजी हुए थे। भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू सोमवार को गलवान वैली में वही देखने गए थे कि क्या चीन वादे के मुताबिक अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है या नहीं। तभी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। BSNL और MTNL ने चीन के टेंडर्स को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हवाई या ZTE जैसे चीनी ब्रांड्स से दूर रहने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का चीन प्रेम अचानक जाग गया। भारत और चीन की तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने चीन की GWM कंपनी के साथ $1 अरब यानी 76,000 करोड़ रुपए से अधिक का करार किया है। राज्य सरकार ने एक अन्य चीनी कंपनी हेंगली इंजीनियरिंग के साथ भी 250 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। चीन के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच करार के तहत कंपनी पुणे के तेलगांव में 3,770 करोड़ निवेश करेगी। इसके चरणबद्ध तरीके से 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करने का कार्य होना है। इस उपक्रम से 3,000 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। बता दें कि GWM SUV वाहन बनाती है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है। इस कंपनी ने जनवरी में अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स के साथ तलेगांव स्थित प्लांट के अधिग्रहण के लिए करार किया था। GWM की भारतीय सहायक कंपनी के प्रबंध निदेशक पारकर शी ने कहा कि हम महाराष्ट्र को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2 में अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि 12 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले अशोक गहलोत को 2 विधायकों ने बड़ी टेंशन दे दी है। अब तक इन दोनों को कांग्रेस अपना मानकर चल रही थी, लेकिन CPM के दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान ही नहीं करेंगे। मतदान को लेकर CPM अभी तक अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। पार्टी की राज्य सचिव मंडल की बैठक के बाद प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। इसमें केवल बीजेपी पर निशाना साधा गया और अपनी पार्टी के वोटों का जिक्र नहीं किया गया। पार्टी के राज्य सचिव अमरा राम से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो वे इसका जवाब देने से कतराते रहे। हालांकि CPM के दूसरे नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पार्टी के दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अभी तक पार्टी का यही निर्णय है, क्योंकि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नीतियों का विरोध करती है। पार्टी का कोई प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है। राज्य में 2 विधायक श्री डूंगरगढ़ से गिरधारी लाल महिया और भादरा से बलवान पूनिया। कांग्रेस की ओर से पूर्व में दावा किया गया था कि ये विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत की जा रही है। लेकिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने अभी इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। अनौपचारिक बातचीत में पार्टी नेताओं ने बताया कि CPM आमतौर पर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भागीदारी नहीं करती है, क्योंकि उसके प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होते हैं।
इस बार भी वोटिंग की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि कांग्रेस के पास 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। ऐसे कांग्रेस की नीतियों का विरोध करती रही पार्टी राज्यसभा चुनाव में उसके पक्ष में वोटिंग कर अपने हाथ नहीं जलाएगी। फिर भी पार्टी के शीर्ष स्तर पर कोई फैसला होता है तो वोटिंग की जा सकती है। सीपीएम विधायक भले ही कांग्रेस को वोट करें या न करें, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि वो बीजेपी को अपना वोट नहीं देंगे। पार्टी के राज्य सचिव अमराराम ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। बीजेपी इस कड़वी सच्चाई को जानते हुए भी अपने पास दूसरे उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मत नहीं है। उसने दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके राज्यसभा चुनाव को जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। गांधी वाड्रा परिवार की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चरम पर है। अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अनपढ़ों जैसा सवाल पूछा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए सवाल किया कि लद्दाख में जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। इसके ठीक बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया कि राहुल गांधी इस मौके पर जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें सेना पर यकीन नहीं है। बीजेपी ने कहा कि राहुल को देश को गुमराह करने की राजनीति से बाज आना चाहिए और पहले चीन के साथ हुए समझौते के बारे में जान लेना चाहिए। राहुल ने ट्विटर पर एक 18 सेकंड का वीडियो जारी कर कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के निहत्थे सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। बता दें कि राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट कर पूछा था कि लद्दाख सीमा पर क्या चल रहा है, इसके बारे में केंद्र सरकार को बताना चाहिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल के वीडियो पर पलटवार किया और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल को कांग्रेस काल में चीन के साथ हुए समझौतों के बारे में पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने 1996 में हुए चीन के साथ समझौतों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी नहीं है, तो घर में बैठकर लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। चीन के साथ कांग्रेस के शासनकाल में क्या क्या समझौते हुए थे, ये आपको पढ़ लेना चाहिए था। पात्रा ने कहा कि कल चीन मसले पर सर्वदलीय बैठक है, ऐसे में राहुल को इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ट्वीट कर बताना चाहिए कि उन्हें अगर पीएम और सेना पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा है। राहुल को अपनी प्रोपेगेंडा की राजनीति को तुरंत बंद करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान उन्हें माफ नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर कांग्रेस ने तलवार लटका दी तो शिवसेना की हालत खराब हो गई। अब उद्धव ठाकरे की कोशिश जैसे तैसे कांग्रेस को पटाकर कुर्सी बचाने की है। इसके लिए चीन विवाद से बेहतर मौका दूसरा क्या हो सकता है। इसलिए सामना के संपादकीय में राहुल गांधी की तरह के सवाल केंद्र सरकार से पूछे गए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये मांग की है कि सरकार भारत चीन सीमा के वास्तविक हालात की सही जानकारी देश को दे। सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि गलवान घाटी में क्या हुआ, चीन की सीमा पर क्या हो रहा है, ये अभी तक जनता को नहीं बताया गया है। इसके अलावा चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना करते हुए सामना पीएम मोदी को भी सॉफ्ट टारगेट बनाता दिख रहा है। सामना में लिखा गया कि गड़बड़ सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। दिल्ली की सरकार नामर्द है, इसलिए सीमा पर दुश्मन आंख दिखा रहा है। 6 साल पहले जोर लगाकर ऐसा बोलने वाले नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सर्वसत्ताधीश हैं, इसलिए आज जो हुआ उसका प्रतिकार पीएम मोदी को ही करना होगा। चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूले पर बैठकर ढोकला खाते हैं। उसी समय हमने ये चेतावनी दी थी कि लाल चीनी बंदरों पर विश्वास मत करो। जैसे पंडित नेहरू के साथ विश्वासघात किया गया, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। दुर्भाग्य से ऐसा हो चुका है। अब प्रतिकार नहीं हुआ तो पीएम मोदी की छवि को इससे धक्का लगेगा। शिवसेना ने सारे मुद्दों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि चीन से आज जो संघर्ष शुरू हुआ है उसका कारण पंडित नेहरू की असफल विदेश नीति है। ऐसा बोलकर सार्वजनिक सभाओं में तालियां मिल जाएंगी, लेकिन आज जवानों का जो बलिदान शुरू हो चुका है उसे रोकने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। पाकिस्तान को धमकी देना, चेतावनी देना, सर्जिकल स्ट्राइक करके राजनीतिक माहौल बनाना आसान है, क्योंकि पाकिस्तान देश नहीं बल्कि एक टोली मात्र है। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर शिवसेना ऐसा माहौल बना रही है जिससे भारत के एक साथ चीन, पाकिस्तान और नेपाल से खराब संबंधों का दोष केंद्र की असफल विदेश नीति को दिया जाए। सामना के संपादकीय में आगे लिखा गया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश अधिक मजबूत, गंभीर और लड़ाकू तेवर का हुआ है। ऐसा दावा 6 वर्षों में कई बार किया गया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान, नेपाल और अब चीन ने हिंदुस्तान पर सीधे सीधा हमला किया।
हिंदुस्तान की सीमा से सटे किसी भी देश से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं और हमारे सत्ताधीश दुनिया जीतने निकले हैं। इस पर आश्चर्य होता है। नेपाल ने हिंदुस्तान का नक्शा कुतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।